आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने किसी न किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम अभी तनक़ीद के मुतालिक आपके लिए टॉपिक लेकर हाजिर हो रहे हैं। हम तनक़ीद पर बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे मशरिकी तसव्वुरात नक़्द यानी कि मशरिकी तनक़ीद के हवाले से। तो तनक़ीद जो है आप जानते हैं ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अरबी में ये 3री सदी हिजरी के हवाले से इसमें शाया हुआ। इसमें तबाक़ुतुल इंतख़ाबात और क़दीमी तसव्वुरात नक़्द किए जाते हैं। इनको मंज़ूम तौर पर शुरू किया जाता है और इन पर क्या किया जाता है, इन पर काम किया जाता है। हम तनक़ीदी दबस्तान देख चुके थे, तनक़ीद की तारीफ़ देख चुके थे। अब जो है हम देखेंगे मशरिक़ी तनक़ीद। तनक़ीद के 2 दबिस्तान बहुत तो हमने देख लिए थे सारे, लेकिन हम यहाँ पर मशरिक़ी और मग़रिबी तनक़ीद के हवाले से आज बात करेंगे। मशरिक़ी तनक़ीद निगार कौन कौन से हैं और मग़रिबी तनक़ीद निगार कौन कौन से हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अबुल कलाम क़ासमी मशरिक़ी शरियत के बारे में लिखते हैं कि मशरिक़ी जो शरियत के लफ्ज़ को अगर ज़्यादा वसी मानों में इस्तेमाल किया जाए तो इसके दायरे कार में अरबी फ़ारसी की मशरिक़ी शरियत के लफ्ज़ को अगर ज़्यादा वसी मानों में मैंने फिर से लाइन पढ़ दी। फ़ारसी के साथ संस्कृत, चीनी और जापानी जैसी अहम मशरिक़ी ज़बानों में राइज नज़र शेर भी आ जाता है। मतलब कि इनका कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसके लफ्ज़ के एतबार से देखें तो यहाँ पर तनक़ीद जो है इसमें पहले अरबी और फिर आपकी फ़ारसी, ये तो ज़बान थी ही थी। लेकिन जब हम अगर मशरिक़ का असर देखेंगे तो इसमें कौन कौन सी संस्कृत, चीनी, जापानी जैसी और भी ज़बानें शामिल होंगी। मगर जब उर्दू के हवाले से मशरिक़ी शरियत की बात की जाती है तो इसमें हमारी मुराद अरबी फ़ारसी की रिवायत से है। उर्दू के हवाले से बात करेंगे तो इसमें अरबी और फ़ारसी की जो नक़्द है इनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। इन्हीं के दोनों ज़बानों के तसव्वुरात, अदब, नज़रिया शेर की एहसास उर्दू शरियत की शेर साजी बंद करती है। किस के असर ने, आपके अरबी और फ़ारसी में। तो अगर आप बात करें कि इसमें कई शोराओं की अलग अलग राय है। जैसे ये अबुल कलाम क़ासमी की थी। इब्न रशीद की राय है कि शेर की इमारत 4 चीज़ों से उठती है। किस से? लफ्ज़, वज़न और काफ़िया। तो यहाँ मशरिक़ी अदब में जितने भी शोरा हुए हैं वो अलग अलग हैं। हम उनको देख लेते हैं, उनके हवाले से यहाँ पे बात करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इब्न सलाम के हवाले से। इनका नाम था मोहम्मद सलाम बिन, इनकी कुनियत थी अब्दुल्ला बसी, वतन इनका इराक़ था। वालिद का नाम इनके अब्दुल्ला बिन सलाम था। इनके मुकामात विलादत यानी कि इनकी पैदाइश 1756 मिस्र में हुई थी ईस्वी में। वफ़ात इनकी बगदाद में हुई 1845 ईस्वी में। इनको महारत किस में थी? लुग़त व अदब, रिवायत व हदीस, उलूम व शेर में इनको महारत हासिल थी। इनकी तसनीफ़ें किताबें मिवातुल अरब, तबक़ातुल मख़लूल शोराए जोहानतीन व सलामीन, किताब ग़रीबुल क़ुरान, किताबुल फ़ुस्साल फ़ी मिल्ला बारुल अशार, ये इनकी किताबें हैं। अब दूसरे हैं आपके इब्न क़ुतैबा। इनका जो नाम है, इनका नाम था अबू मुहम्मदुल्लाह बिन मुस्लिम बिन क़ुतैबा। इनका क्या था? नाम था। इनकी विलादत 213 हिजरी ये 1828 ईस्वी को वफ़ा में हुई। वफ़ात इनकी 1889 में हुई। इनकी तसानीफ़ें शेर शोर, किताबुल मारूफ़, अदब और किताब ऐवान बार, ये इनकी किताबें हैं। आप देखिए सब में ये जो अलिफ आया, इबारतुल रविया, किताबुल मारूफ़, इस्लाहुल ग़लत, एराबुल क़ुरान, किताबुल मुआनिल कबीर, किताबुल ख़लील अल शरीफ़ा, ये इनकी किताबें हैं। तादील ग़रीबुल क़ुरान, इब्न क़ुतैबा की नज़र में अच्छा शेर वह
ہی ہو سکتا ہے جو شاعری کی روایت پر نظر رکھتا ہے، یہ ان کا ماننا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ شعر کو اس کی قیمت پر پرکھنا ضروری ہے، نہ کہ شاعری کی شخصیتی بنیاد۔ یہ شعر کے لیے کیا بتاتے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے، اس کو وہ ضروری مانتے ہیں، اس کی روایت پر نظر ڈالتے ہیں۔ ابن قتیبہ نے شعر کی 4 قسمیں بتائی ہیں، جس کے الفاظ و معنی دونوں اچھے ہوں، جس کے الفاظ تو اچھے ہوں مگر معنی سے بھی خالی نہ ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، عام اگر ہم بھی دیکھیں، اگر ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، معنی غیر نہ ہو، تو وہ ہمیں ٹھیک نہیں لگتی ہے۔ تو انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کی بات کہی، جس کے معنی تو اچھے ہوں مگر الفاظ کا انتخاب درست نہیں ہے، جس کے الفاظ و معنی دونوں ہی ادنی درجے کے ہوں۔ ابن قتیبہ نے شاعر کی 2 قسمیں بتائی ہیں، متکلف اور مطبوع۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے متکلف وہ شاعر جو تکلف اور محتاط انداز میں شعر کہتا ہے، مطبوع وہ شاعر ہے جو فی البدیہہ کا شعر کہتا ہے۔ تو انہوں نے یہ دونوں کے بارے میں بتایا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے قدامہ بن جعفر۔ ان کا نام تھا کیا؟ قدامہ۔ ان کی کنیت تھی ابو الفضل۔ وطن ان کا تھا عراق۔ پیدائش ان کی 1873 عیسوی میں کہاں ہوئی تھی؟ بغداد میں۔ ان کے والد تھے جعفری قدامہ۔ وفات ان کی ہوئی تھی 1948 میں، کہاں؟ بغداد میں ہی۔ اب ان کی ہم تعلیم کی بات کریں تو انہیں لغت و ادب، فقہ، منطق، حساب و فلسفہ، بلاغہ و نقد، شعر کی انہوں نے کیا تعلیم حاصل کی تھی۔ ان کے جو استاذہ تھے ابو العباس بردات اور ابو العباس طالب کی صحبت انہوں نے اختیار کی تھی اور ان سے اقتصاد حاصل کیا تھا۔ ان کے زمانے کے جو معاصرین تھے وہ تھے ابن قتیبہ اور ابو سعید، یہ دونوں ان کے زمانے کے ہی شاعر تھے۔ تو یہ جو تھے ہمارے، یہ سب تھے مشرقی نقاد۔ اردو جو تنقید ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، مشرقی اور مغربی تنقید، ہے نا، مشرقی نقاد اور مغربی نقاد۔ تو یہاں پر ہم نے آج بات کی کس کے حوالے سے؟ مشرقی تنقید کے حوالے سے۔ امید کرتے ہیں ہم کہ آپ کو یہ جو آج کا ویڈیو تھا یہ سمجھ میں آیا ہوگا، اور آپ آنے والے وقت میں یا اپنے آنے والے کسی نہ کسی امتحان میں اس سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے۔ شکریہ۔